So hi guys, your host cum dost Khushi is back again with another love story for all of you guys. I hope you all guys miss me and कर लिया करो यार याद। पता है मैं आज तो सच में बहुत सारे दिन बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। लिटरली मुझे भी नहीं याद मैंने लास्ट कब रिकॉर्ड किया था या क्या रिकॉर्ड किया था। मैं इतने दिन बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हें पता ही नहीं है। मैं ऑलरेडी इतना रिकॉर्ड कर चुकी थी कि अब पर मेरा पूरा ड्राफ्ट खत्म हो गया था। तो मैंने कहा नहीं अब मुझे करना भी पड़ेगा। प्लस मुझे याद भी आ रही थी यार तुम लोगों की, ऐसी बात नहीं है। मुझे याद रहते हो तुम लोग। हाँ तो अच्छा मेरे को बात करनी थी तो मैं एंड में कर दूं। अभी कहानी सुन लो तुम लोग। और ये है तुम्हारी अ फेक लव स्टोरी का पार्ट 2 और ये यूट्यूब पे आएगा जो सबको पता है। तो चलो अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ। और हाँ इस बार मुझे सच में बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात करनी थी तो यहीं रहना है ना। उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ सबसे। ओके चलो चलते हैं घूमी घूमी करने। तो आरव और अवनी की कहानी में पार्ट 1 में तो तुम लोगों को याद ही होगा, छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि अवनी बोलती नहीं है ड्यू टू हर पास्ट ट्रॉमास और आरव एक लड़का जिसकी एंट्री होती है उसकी लाइफ में, जिसके बाद उसकी लाइफ बहुत खुशहाल हो जाती है। लेकिन धक्का तब लगता है अवनी को जब उसे पता चलता है कि आरव उसकी ज़िंदगी में बस उसे बोलना सिखाने के लिए वापस से आया था, उसके उस ट्रॉमा को भुलवाने के लिए आया था। और आखिरी एपिसोड में अवनी के दादाजी भी इस दुनिया से जा चुके थे। यहाँ पर मैंने ये स्टोरी ख़त्म की थी। तो चलो अब तुम्हें सुनाती हूँ इसका पार्ट 2। अवनी ने जब अपने दादाजी को उस पोजीशन में देखा, जब उसने देखा कि अब उसके दादाजी भी उसके साथ नहीं हैं, तो वो टूट चुकी थी बहुत बुरी तरह। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे आखिर। सब कुछ जो आजकल के दिनों में उसे अच्छा लगने लगा था, आरव, उसका खुश रहना, पेंटिंग करना, अब वो सारी चीज़ें उसे ऐसे लग रही थी जैसे सब कुछ उसको धोखा देने के लिए था। सब कुछ सिर्फ एक ट्रैप था जिससे कि वो कैसे ना कैसे इमोशनल होके बस बोलने लग जाए वापस से। अवनी के दादाजी के जाने के बाद वो उनका कुछ सामान सही कर रही थी, उनके रूम को ठीक कर रही थी कि उसे वहाँ पे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में उसने देखा कि उसके दादाजी कुछ तो लिख कर गए थे और कोई एनवेलप था जो उसमें फंस रहा था। उसने जब उसको निकाला तो उस पे अवनी लिखा हुआ था। अवनी ने उसे ओपन किया, उसमें एक लेटर था। उसके दादाजी शायद कहीं ना कहीं जानते थे कि उनके जाने का वक्त बहुत करीब था, इसीलिए शायद उन्होंने ये लेटर पहले ही लिख कर रख दिया था, जिसमें लिखा था कि अवनी मेरे जाने के बाद अब तुम्हारा इस दुनिया में शायद कोई भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो अब भी मत बोलना, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर मेरी तुम आखिरी इच्छा जानना चाहो तो वो यही होगा कि अब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, उस ट्रॉमा को भूलने की कोशिश करो। आरव एक अच्छा लड़का है, उसके साथ तुम खुश होती हो, उसके साथ रहो और खुश रहो, बस एट एनी कॉस्ट खुश रहो। और शायद अभी मुझे नहीं पता कि तुम्हें पूरा सच पता भी चला है या नहीं, पर आरव और तुम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो। शायद तुम्हारी मेमोरी अभी तक लौट कर नहीं आई है, पर मेरे जाने के बाद तुम फिर भी एक ट्रॉमा में होगी। एक तस्वीर इसी डायरी के आखिरी पन्ने पर है, जाकर वो तस्वीर ज़रूर देखना और कोशिश करना कि जितना भी गुस्सा तुम्हें ये सच जानने के बाद आया कि मैं और आरव शायद कहीं ना कहीं मिले हुए थे, शायद उस तस्वीर को देखने के बाद वो गुस्सा चला जाए। शायद तुम्हें हमारी वजह मिल जाए कि हम क्यों ऐसा कर रहे थे। अवनी ने ये सब पढ़ा और उसे 2 मिनट तक समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या, क्यों, कैसे, कौन था आरव, कौन सी तस्वीर। दादाजी को पहले से सब कुछ पता था, क्या चल रहा था। अब उसके दादाजी भी नहीं थे और उनकी आखिरी इच्छा सिर्फ यही थी कि अब अपनी ज़िंदगी में अवनी आगे बढ़ जाए और अब वो फिर से बोलने लग जाए। तो अवनी ने जल्दी से उस डायरी के आखिरी पन्ने पर देखा और जो देखा वो देखते हुए उसकी आंखें चौड़ गई थी। उस तस्वीर में अवनी और आरव की एंगेजमेंट हो रखी थी। ये सब देखने के बाद अवनी मानो उसकी तो पूरी दुनिया घूम गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अवनी की एंगेजमेंट आरव से और कब हुई।
और उसे क्यों नहीं अंदाज़ा इस किसी भी चीज़ का। अवनी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि तभी उसके घर की घंटी बजती है। अवनी नीचे जाती है और देखती है कि आखिर दरवाजे पर कौन था, और वो आरव था। आरव अवनी को हर दिन मिलने आता था। अब तक अवनी उसे घर के अंदर भी नहीं आने दे रही थी बिकॉज़ वो उससे काफ़ी गुस्सा थी। उसे बताना चाहिए था उसे सब कुछ, लेकिन जो तस्वीर अब उसके हाथ में थी, शायद उसका जवाब सिर्फ आरव के पास था। उसने आरव को अपने घर में अंदर बुलाया और फिर उससे कहा, आरव, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे जाननी चाहिए पर अब तक मुझे पता नहीं है या तुमने मुझे नहीं बताई? आरव कहीं ना कहीं अंदाजे में था कि शायद अवनी को पता चल चुका था। तो उसने कहा, शायद दादाजी की वो चिट्ठी मिल गई तुम्हें। अब तो अवनी मानो गुस्से में भी थी और कंफ्यूजन में भी कि तुम्हें भी उस चिट्ठी के बारे में पता था और मेरे ही दादाजी मुझसे क्यों नहीं कह गए ये चीजें? उनके जाने के बाद क्यों मुझे ये सब चीजें मिल रही हैं? उसने कहा कि मैंने उनसे कहा था कि वो तुम्हें खुद तुमसे कन्फ्रंट करे, लेकिन शायद कुछ वक्त से उन्हें अंदाजा था कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है। शायद वो श्योर नहीं थे और शायद उस दिन कुछ अचानक हो गया हो और उन्होंने जल्दी से बस ये चिट्ठी लिख दी हो तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता अवनी, और मैं उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने आगे से तुमसे कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब तुम्हें अगर वो चिट्ठी मिल गई है तो मैं तुम्हें ज़रूर सच बता सकता हूँ, अगर तुम अब उस ट्रॉमा में नहीं हो तो। अवनी जानना चाहती थी उस तस्वीर के पीछे का सच, आखिर कौन था आरव, और उनकी एंगेजमेंट कब हुई, और हुई तो अवनी को क्यों नहीं पता। तो आरव उसे बताता है कि अवनी, हमारी एंगेजमेंट 2 महीने पहले हुई थी, तुम्हारे उस कॉन्सर्ट से भी पहले। दरअसल हम दोनों एक दूसरे से कुछ वक्त पहले मिले थे। तुम्हें याद नहीं होगा, पर तुम घूमने गई थी एक जगह पे। तुम्हारे दोस्त होटल में ही रह गए थे और तुम अकेले रात में निकल गई थी घूमने के लिए। शायद तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। तुम वहां घूम रही थी और मैं उस रास्ते से गुजर रहा था। मैंने देखा कि एक छोटा सा टाउन था हमारा, और वहां पे एक नई शक्ल, समझ गया था कि तुम टूरिस्ट हो। पर तुम जिस गली में जा रही थी वो जगह सही नहीं थी। तुम्हें रोकना चाहा, लेकिन उससे पहले रोड क्रॉस करता तुम ऑलरेडी वहां चली गई थी। तुम डरी हुई थी, घबरा गई थी, क्योंकि वो अच्छी जगह नहीं थी। मैंने तुम्हें वहां से, तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हें वहां से लेकर आया, और तब तुम समझी कि अच्छा वो जगह सही नहीं थी। फिर हमारी थोड़ी बातें हुई, धीरे धीरे बातें और मुलाकातें दोनों बढ़ने लगी। फिर हमारी बातें फ़ोन कॉल से हटकर हम मिलने लगे, और मैं तो वैसे भी वहाँ कुछ काम से ही गया था। फिर मैंने देखा कि तुम्हारे घर के बगल में ये वाला घर खाली था, तो मैं यहाँ रहने आ गया था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद हम जब प्यार में थे, हम सब कुछ सही था। तुम्हारे दादाजी भी मुझे पसंद करते थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन हम घूमने जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। शायद तुम्हें याद नहीं है, और उसके बाद तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई थी उसी एक पर्टिकुलर फेज़ की। डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें, या तो हम ज़्यादा ही किसी चीज़ से खुश हों या हम ज़्यादा ही किसी ट्रॉमा में हों, तो हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। कभी-कभी हमारा दिमाग उस चीज़ को स्टोर नहीं कर पाता। पर उन्होंने कहा था कि तुम पहले ही एक ट्रॉमा से गुज़री हुई थी, और तुम्हें ये दूसरा ट्रॉमा अगर याद दिलाया जाए, तुम्हें ये याद दिलाया जाए कि अरे ऐसे कोई तुम्हारा मैं बॉयफ्रेंड था, हमारी एंगेजमेंट हो गई थी, शायद तुम्हें वो चीज़, हमें नहीं पता था तुम कैसे परसीव करती उसे। इसीलिए डॉक्टर ने भी कहा कि धीरे-धीरे वापस से अगर मैं वो सारी चीज़ें करूँ, वापस से अगर तुम मुझसे प्यार करने लगो, तब जाकर मैं तुम्हें बता पाऊँ। इंतज़ार कर रहा था उस सब चीज़ का, लेकिन शायद उस वक़्त के आने से पहले ये सब कुछ हो गया और मैं नहीं बता पाया तुम्हें। अवनी भी इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी कि वो ये सब कैसे भूल गई। फिर उसने, आरव उसे अपने घर लेकर गया और उसे वो सारी तस्वीरें, वो सारी पिक्चर्स दिखाईं। उसके बाद उसने वो पेंटिंग्स उसे दिखाई, जो पेंटिंग्स अवनी ने कोशिश ज़रूर की थी पिछली बार देखने की, लेकिन आरव ने कहा था अभी तुम ये मत देखो, ये मेरी पर्सनल पेंटिंग्स हैं, इसमें मेरी मेमोरीज हैं। वो सारी पेंटिंग्स अवनी के साथ वाली ही थी, जो आरव उन लम्हों को याद करके बनाता था जो उन दोनों ने एक साथ जिए थे।
लेकिन शायद अगर अवनी उसे तब देखती तो वो शायद किसी चीज़ को याद करती और फिर उस वापस से अपने दिमाग को उस ट्रॉमा में ले जाती और धक्का लगता उसे कि एकदम से जान के कि आरव जो कल आया एक नया यहाँ पे एक किराएदार था, उससे मेरी एंगेजमेंट, ये सब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती तुम्हारे लिए। इसीलिए हम चाहते थे कि ये सब चीज़ें तुम्हें धीरे-धीरे याद आएँ। तुम्हें याद नहीं होगा, सिडनी के कॉन्सर्ट में भी मैं तुम्हारे साथ ज़रूर गया था, लेकिन तुम्हें नहीं पता था। तुमने उस दिन भी मुझे देखकर ये ज़रूर कहा था कि मैं तुम्हें जानती हूँ क्या, पर तुम श्योर नहीं थी। उस दिन मुझे एक रे ऑफ होप मिली थी कि शायद कहीं न कहीं आज भी तुम्हारी मेमोरीज़ में मैं हूँ, पर तुम बस याद नहीं कर पा रही हो अच्छे से। मैं बस वक़्त देना चाहता था, इसीलिए वापस से नए कुछ टाइम के लिए यहाँ से जाने के बाद वापस आया नया किराएदार बन के। सब कुछ चीज़ें वापस से करना चाहा कि तुम कैसे ना कैसे करके बस ठीक हो जाओ। अब अवनी को जैसे ही धीरे-धीरे जब उसे सारी चीज़ें उसके बताने के बाद, फ़ोटोज़ देखने के बाद याद आने लगी, तो वो खुश रहने लगी वापस से। और आरव अपनी जगह सही था। आरव का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो वो बस शुरुआत से ये चाह रहा था कि कैसे ना कैसे अवनी की याददाश्त वापस आ जाए। माना उसने झूठ बोला, लेकिन अगर कोई झूठ किसी रिश्ते को, किसी इंसान को बचाने के लिए बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता, वो सच से भी ज़्यादा अहम होता है। और आरव की कोशिश शुरुआत से बस यही थी। आरव अब वो भी खुश रहने लगा था। एक दिन अवनी के पास एक कॉल आती है जो उसकी स्कूल टीचर की थी। वो उसे पूछती हैं कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, और आरव उससे पूछता है कि ये कौन थी। उसने बताया कि ये मेरे स्कूल की टीचर थी, आज तक हम साथ हैं। फिर अवनी ने उसे अपना ट्रॉमा बताया कि बचपन में आरव एक दिन मैं स्कूल में थी और मेरी ना एक लड़के से लड़ाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़, और मैंने गुस्से में अपनी बॉटल उठा के उसके सर पे मार दी। तभी टीचर वहाँ पर आ गई और वो चिल्लाने लगी। ऑब्वियसली मेरी गलती थी, पर मैं एक बच्ची थी उस वक़्त। उसके बाद वो मुझे प्रिंसिपल के रूम में लेकर गई और मेरे माँ-बाबा को काफ़ी कॉल्स लगाए। दोनों में से किसी ने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद क्योंकि उस लड़के के पेरेंट्स डिमांड कर रहे थे कि मेरे पेरेंट्स आएँ और मुझे रस्टिकेट किया जाए, तो मेरी टीचर ने कहा ठीक है, तुम्हारे पापा कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो मैं तुम्हारे घर चलती हूँ, तुम्हारी माँ से बात करती हूँ। वो दोनों जब घर जाते हैं, तो अवनी ने तभी देखा था कि उसने जब गेट खोला तो उसने देखा कि टेबल पर एक लेटर था। उस पर से निगाह हटी ही थी, ये देखा उसके माँ-बाबा उसके सामने जम कर गए। उसके माँ-बाबा ने उसे देखा भी नहीं था। उनका जो चेहरा था वो दूसरी तरफ था और उनके सामने अवनी और उसकी टीचर भी थी वहीं। उन्होंने सुसाइड कर ली थी। ये ट्रॉमा अवनी के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था और वो चाहते भी नहीं थे उसके पेरेंट्स कि वो ये सब देखे। इसीलिए वो दिन के उस वक़्त उन्होंने ये किया जब उन्हें पता था कि अवनी के आने का कोई चांस नहीं था। लेकिन उस दिन वो स्कूल जल्दी आ गई, स्कूल से घर, और उसे ये सब देखना पड़ा। और यही ट्रॉमा था जिसकी वजह से उसने बोलना बंद कर दिया था। और ये टीचर आज तक उसके साथ थी, क्योंकि उसके दादाजी जब वापस अवनी को लेने आए मसूरी, क्योंकि अब उसका यहाँ कुछ बचा भी नहीं था। उसके माँ-बाबा का उसे बाद में पता चला कि उन पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो गया था और इसी वजह से उन्होंने ये रास्ता अपनाया। गलत था, पर यही हुआ था। दादाजी यहाँ ले आए, हमारा वो घर नहीं रहा, और ये टीचर आज भी मेरे साथ हैं। हमेशा मुझे कॉल करती हैं, मेरी खैरियत पूछती हैं, और मेरे लिए ना ये मेरी गॉड मदर जैसी हैं। भारत ने कहा, बहुत अच्छी बात है अवनी, ऐसा कोई इंसान ज़रूर तुम्हारे पास होना चाहिए। कुछ दिन बाद वो ऐसे ही कहीं घूमने जाते हैं कि अवनी ने देखा कि आरव हमेशा उसकी जो एक हेयर स्टाइल थी उससे एक अलग हेयर स्टाइल बना के आया था। हमेशा उसके हेयर स्टाइल में उसका माथा ढका रहता था, लेकिन आज पता नहीं आरव और वो ऐसे ही जा रहे थे घूमने और बारिश होने लगी। तो उसने देखा कि आरव ने जल्दी से अपने बाल, एकदम गीले हो गए थे तो वो अपने बालों को झटक कर सही कर रहा था। तभी अवनी की निगाह गई आरव के माथे पर। उसके माथे पर कुछ जाना पहचाना सा निशान था। अवनी को ये समझते देर ना लगी और उसे कंफर्म करना था। उसने आरव से पूछा, आरव तुम्हारे सर पर ये कैसी चोट है? आरव हड़बड़ा गया
और उसने जल्दी से अपनी वो चोट ढक ली। उसने बताया कि मैं बचपन में एक बार गिर गया था और इसीलिए ये सब। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, पुरानी चोट है बचपन की। तो अवनी ने कहा, दिख तो रही है काफ़ी पुरानी चोट है। लेकिन आरव जानता था कि ये चोट अवनी ने ही उसे दी थी। ये कहानी का एक ऐसा पार्ट है जो शायद अवनी आज तक नहीं जानती। अवनी के ये सवाल करते ही आरव के दिल में जरूर वापस से वही सब याद आ गया उसे, जो उस दिन हुआ था। इस कहानी के दो पहलू हैं। एक पहलू जो अवनी का पता था कि अवनी की जिंदगी में कोई लड़का आया अचानक से एक दिन, उसके बाद उस लड़के के प्यार में वो पड़ी और फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर वापस उस इंसान के प्यार में पड़ी और आज वो दोनों एक साथ खुश थे। लेकिन इस कहानी का एक और डीप और डार्क सीक्रेट था जो सिर्फ आरव जानता था। एक दिन अवनी ने आरव से पूछा, आरव तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है? आरव ने कहा, नहीं, माँ बाबा नहीं है और एक बड़े भाई थे, वो भी अब नहीं है। अवनी ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था? आरव उसे क्या बताता? आरव अपने मन में सोचने लगा वो सारी बातें जो उस वक्त हुई थी। दरअसल अवनी और आरव एक ही क्लास में थे, लेकिन अवनी को वो बात याद नहीं है, उसे ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। तब छोटी बच्ची थी वो। जिस लड़के को उसने बॉटल से मारा था वो आरव ही था। और आरव की फैमिली काफी खुश थे, लेकिन उसके पेरेंट्स काफी बुरे इंसान थे। अवनी के पेरेंट्स के साथ मिलके किसी फर्म में कोई बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया था उन लोगों ने, लेकिन उसने अवनी के पेरेंट्स को फंसा दिया। ये बात आरव को भी नहीं पता थी, वो भी एक बच्चा था। लेकिन जब आरव बड़ा हुआ तो उसके पापा ने उसे ये डीप डार्क सीक्रेट बताया अपनी फैमिली का, जब वो अपने डेथ बेड पर थे। आरव, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि जो तुम्हारी उस दिन वो क्लासमेट थी, उसके पेरेंट्स को हमने ही धोखा दिया था और शायद आज हम उसी की सजा काट रहे हैं। तुम्हारी माँ का यूं अचानक एक्सीडेंट में चले जाना इस दुनिया को छोड़कर, तुम्हारा भाई जो एकदम सही सलामत था, अचानक से उसे बीमारी हो जाना, सब कुछ। और अब मैं भी बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हें ये सच मैं बता दूँ। अपना ध्यान रखना। और हमने गलत किया था अवनी के पेरेंट्स के साथ। अगर तुम मेरी इस गलती को सही कर पाओ तो मैं जिंदगी भर और शायद मैं किसी अच्छी जगह जा पाऊँ। अगर तुम आज उस लड़की को ढूंढ पाओ, अवनी को, और उसके लिए कुछ भी कर पाओ, तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। आरव ने उससे पूछा, पर आपने ऐसा किया क्यों? तो उन्होंने कहा कि नियत में खोट आ गया था। इतना सारा पैसा था, हम अकेला हड़पना चाहते थे और इसी वजह से उसके पेरेंट्स पे गलत फ्रॉड केस लगा दिया, जिसकी शर्मिंदगी में उन्होंने तो सुसाइड कर ली, लेकिन हमें वो जिंदगी भर के लिए ये गम दे गए कि हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। अवनी वहां से जा चुकी थी। आरव इसी पश्चाताप में कि उसके पेरेंट्स, उसका भाई, सब कुछ जा चुका था और वो शायद कहीं ना कहीं वो ढूंढना चाहता था उस लड़की को, जिस लड़की ने इतना कुछ सहा था उसके पेरेंट्स की वजह से। वो स्कूल गया, वहां उसे वही टीचर मिली थी और वो जानता था उन टीचर को। उसने उन्हीं से मिन्नतें की और उन्होंने ही बताया कि अवनी अब अपने दादाजी के साथ मसूरी में रहती है। ये सब जानने के बाद आरव खुद से उसका पीछा कर रहा था। उस दिन उनका मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, आरव का जानबूझकर बनाया हुआ प्लान था। हालांकि इस प्लान में आरव गलत नहीं था, पर क्या अवनी से सब छुपाना सही था? आरव और अवनी अपनी जिंदगी में अब बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अवनी आज भी सीक्रेट को नहीं जानती कि वो लड़का जिसे बचपन में अवनी ने मारा था वो आरव ही था। और आरव ने भी शायद अवनी को ये बताना जरूरी नहीं समझा। कुछ सीक्रेट्स अगर सीक्रेट्स ही रहें तो बेहतर रहते हैं। तुम्हें लगता है कि अवनी को बताना चाहिए था आरव को जो कुछ भी हुआ? मेरा मानना है, हाँ, सच छुपाया जाए तो सही नहीं, लेकिन अगर किसी सच को छुपाने से किसी इंसान को बचाया जाए तो शायद वो बहुत सही है। और आरव का इनिशियल ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो उसको प्यार में फंसाए या फिर ऐसा कुछ। उसे तो बस अवनी के लिए कुछ अच्छा करना था। अब इसी सब में अगर धीरे धीरे अवनी
अच्छा महसूस करने लगी, उसे प्यार करने लगी और कहीं न कहीं आरव भी उसे प्यार करने लगा, तो उसे लगा कि शायद यही सही है। वो ज़िंदगी भर अब उस लड़की के साथ रहकर उसे हमेशा उसकी खुशी को खुश रखना चाहता था उसे, ताकि कहीं न कहीं उसके माँ-बाप भी खुश हों। माना उन्होंने गलती की, लेकिन कुछ गलतियों की सज़ा हमें सिर्फ़ भगवान देता है, जो कि उसके पेरेंट्स को मिली भी। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू था जो सिर्फ़ अवनी को पता है और एक पहलू जो सिर्फ़ आरव के दिल में है। तुम्हें क्या लगता है कि आरव ने सही किया ये छुपाकर या नहीं, ये तुम मुझे बता सकते हो इंस्टाग्राम पे। और अगर तुम्हारी कोई भी बात है तो तुम मुझे वो भी बता सकते हो इंस्टाग्राम पे @KHU_SHEI_ पर। और चलो, ये कहानी तो होती है यहीं पर ख़त्म। अब करनी थी मुझे तुम लोगों से कुछ बातें। तो पहली बात कि ना तुम्हें ये कहानी कैसी लगी वो मेरे को बताना। दूसरी बात, पता है तुम्हें हमारे यहाँ पे इंडिया में कमेंट्स जो हैं हम नहीं कर सकते हैं स्पॉटिफ़ाई पे, ठीक है? बट जो मेरा ऐप है जहाँ से मैं ऑपरेट करती हूँ अपनी पॉडकास्ट, तो वहाँ का नोटिफ़िकेशन आ जाता है अगर मुझे कोई कमेंट आता है तो। अदरवाइज़ मुझे पता ही नहीं चलता कि किसी ने कमेंट भी किया है। अब तुम सोचोगे कि इंडिया में अलाउड नहीं है, तो कमेंट कहाँ से कर सकते हैं? भई बाहर भी लोग सुनते हैं। तो कुछ टाइम पहले ना मैं ऐसे घूम रही थी गार्डन में एंड सडनली वो नोटिफिकेशन आया। तो मैंने इंस्टाग्राम पे तो सबको बताया भी था, तो वहाँ पे ऐसा किसी ने कमेंट किया था। तो जितने भी लोग कमेंट करते हैं ना उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा किया करो यार, जितने बाहर वाले हैं तुम कर सकते हो भाई। माना कि हम इंडिया में रह के नहीं कर सकते, पर आप लोग कर सकते हो, तो अच्छा खासा कमेंट किया करो, मैं पढ़ लेती हूँ। और पर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ बिकॉज़ यहाँ पे ऑपरेट नहीं होता है वो सिस्टम। तो थैंक यू जितने भी लोग कमेंट करते हैं। और कहाँ से सुन रहे हो भाई, वो भी कमेंट कर देना कि कौन से विदेश में हो जहाँ से कहानियाँ सुन रहे हो। और सेकेंडली, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं थोड़ा। मैंने सोचा है यार पॉडकास्ट को, काफ़ी दिन से मैं काम नहीं कर रही थी, पर मेरा दिमाग चलता रहता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं तुम्हें कोई भी स्टोरी सुनाती हूँ पार्ट्स में, ठीक है? जैसा ये वाली सुनाई है, फोटोग्राफ सुनाई है। तो अब ऐसा होता है, लविश ने मेरे को बताया था कुछ, तो उसने भी थोड़ा-सा कोशिश की कि क्या हो सकता है स्टोरी में। वो बात अलग है कि जब मैंने वो पार्ट 1 डाला था मुझे खुद नहीं पता था कि इसके पार्ट 2 में क्या होने वाला है। बट फिर मेरा दिमाग चलाया कि नहीं ऐसा हो सकता है, इट्स नाइस ऐसा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे तुम्हें लगता है कि यार इसका ना ये भी इसमें ट्विस्ट हो सकता था, तुम वो सारी चीज़ें मुझे इंस्टाग्राम पे या मेल पर कहीं पर भी भेज सकते हो स्पॉटिफ़ाई के अबाउट अस में से। और अगर मुझे तुम्हारा सजेशन लगता है कि नहीं यार ये सही बोल रहा है इसने, जैसे बहुत बार होता है, मुझे किसी ने एक और स्टोरी में बोला था कि यार दी मैंने तो सोचा था ऐसा नहीं ऐसा होता है इसमें, और मुझे वो सजेशन बड़ा सही लगा था कि हाँ यार बात तो सही है ये। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये वाली स्टोरी ना ऐसे एंड होती तो ज़्यादा मस्त आती, तो तुम मुझे वो भेज सकते हो। उसको मैं एज़ अ बोनस एपिसोड प्लस तुम्हारे नाम के साथ पब्लिश कर दूँगी। तो थोड़ा बहुत ऐसा तुम्हारा भी एंगेजमेंट हो जाएगा यहाँ पे, है ना? मैंने ऐसा सोचा, अब तुम एग्ज़ीक्यूट करवा सकते हो इस चीज़ को तो, बिकॉज़ मैं तो नहीं कर सकती, है ना? तो वो तुम्हारा लुकआउट है। मैंने बस ऐसा सोचा कि नहीं यार तुम लोग ज़्यादा एंगेज हो जाओ इसमें। ठीक है? और तो कुछ भी नहीं है, यही बात करनी थी मुझे। और दूसरी बात यार, मुझे याद नहीं किया तुम लोगों ने। तुम कहाँ से करोगे? तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं ऑफ़लाइन हूँ काफ़ी वक़्त से, काफ़ी टाइम से ऑफ़लाइन थी यार। आज इतने दिन बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता 15-20 दिन हो गए यार। और कहाँ मैं हर दूसरे दिन रिकॉर्ड करती थी, तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। ऐसे ही थोड़ी लाइफ़ ऐसे ही उथल-पुथल हुई पड़ी थी, फिर थोड़े-से काम के, वर्क की चीज़ें, थोड़ा खुद के एग्ज़ाम्स वग़ैरह, उस समय थोड़ा उलझ गई थी मैं। बट नाउ आई एम बैक। तो मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी जल्दी-जल्दी बहुत सारा कंटेंट। अभी कुछ टाइम के लिए वेरी, वेरी सॉरी। मैंने कुछ ऐसा था कि मैंने यूट्यूब पे डाल दी थी वो स्टोरीज़ और स्पॉटिफ़ाई पे लेटर ऑन डाली थी। तो कुछ लोगों का था कि दीदी हमने तो ये सुनी है। तो भाई ऐसा नहीं है, अब क्या है ना कि यहाँ तो है भाई अपने 3700-3800 फॉलोअर्स स्पॉटिफ़ाई पे, और यूट्यूब पे हैं 480। तो अगर तुमने सुनी हुई है तो तुम सिर्फ 480 ना सुनी ना भाई, तो अब बचे हुए लोग तो बच्चे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे भी डाल देती हूँ। हाँ, वो बात अलग है। अब मैं ऐसा कर दिया करूँगी कि सेम डे पे दोनों जगह डाल दिया करूँगी, तो जो यहाँ की ऑडियंस है वो तो सुन लेना यार जो भी है। और 20 लोग जाके जल्दी से यार यूट्यूब पे थोड़ा वो कर लो, फॉलो-वॉलो, ताकि ना वहाँ अगर भांस हो जाता है, तो मैं वहाँ पे ज़रूर बोनस एपिसोड्स वगैरह कुछ लाया करूँगी, पक्का प्रॉमिस। बट वहाँ 500 करो नहीं, 500 क्यों, 1000 कर दो। नहीं 1000 क्यों, तुम 3700 से देखो, दिस इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन ग्रीडनेस। सॉरी, ग्रीडीनेस। बट ठीक है भाई, सॉरी। अच्छा, पर हाँ 500 तो कर लो यार, 20 लोग तो पहुँच जाओ,
है ना? और कुछ लोगों के मेल्स भी नहीं देखे हैं, उसके लिए भी सॉरी। बहुत सारे टाइम से यार मैंने डीएम्स-वीएम्स कुछ भी नहीं देखा है, उसके लिए सॉरी। पर हाँ, अभी यार मैं फिर वापस से कह रही हूँ, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे बुरा लगता है डिनाय करने में। मैं यार अभी नहीं तुम्हारी स्टोरीज़ ले पा रही हूँ। अब तुमने खुद देखा ना कि मैं अपनी ही स्टोरी बनाने में मुझे इतना वक़्त लग गया। और जब सामने से कोई और स्टोरी देता है ना, तो उसमें इश्यू ये है कि मैं पहले तुम्हारी स्टोरी सुनती हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर मुझे अपने वे में उसको ढालना होता है कि अच्छा ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो वो चीज़ में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो वो उतना अभी मेरे पास है नहीं, इसीलिए मैं सबको बोल रही हूँ कि अभी मैं स्टोरीज़ नहीं डाल सकती तुम लोगों की। और इसीलिए फिर वो बोलने में अच्छा नहीं लगता है कि तुम बोलते हो कि जो हमारे पास स्टोरीज़ है और हम बताएँ क्या? तो वो वाली बात है, अभी मैं डाल नहीं पा रही हूँ। जब मैं थोड़ा-सा हो जाएगा ना मेरा थोड़ा रिलैक्सेशन पे, तो मैं खुद बोल दूँगी। तब तुम लोग भेजना, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। अभी के लिए तो अगर जैसे कोई इश्यू है तो यू कैन कम अप टू मी एज़ आई ऑलरेडी सेड कि इश्यू है तो आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। बट उसके अलावा तो अभी कुछ वक़्त के लिए मैं थोड़ा-सा रिलैक्सेशन पे हूँ, थोड़ा-सा मैं अपने काम को सँभालूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी स्टोरीज़ ले दूँ, पक्का-पक्का प्रॉमिस, ठीक है? अब चलती हूँ क्योंकि गले में थोड़ा-सा दर्द होने लग गया है। ओके, चलो बाय-बाय, टेक केयर, सब ध्यान से रहो, एग्ज़ाम्स होने होंगे ऑलमोस्ट सबके ख़त्म, अब एन्जॉय करना, कोई रिज़ल्ट उस सब की टेंशन मत लेना, ज़िंदगी में यही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ओके, चलो बाय-बाय, टेक केयर।